8 घंटा मैराथन क्लास के बजाय आप आधा घंटा ही समय दे दीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 में से 10 क्वेश्चंस पक्का आएगा, 100%। आपको लगातार बैठने की जरूरत नहीं है। मैं एक लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। 8 घंटे का मैराथन क्लास समझ में नहीं आया, क्यों अपने समय बर्बाद करें भाई। ठीक है, आपकी शौक है तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे पढ़ना है। शोध प्रक्रिया को आप खाना बनाने का यानी कि कुकिंग की तरह समझिएगा। ये कुकिंग की तरह है, हम सब लोग खाना बनाते हैं, इसी से सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएगा। समस्या का चयन सबसे पहला स्टेप है, समस्या का चयन करना है। तो इसका मतलब क्या है, कुकिंग में क्या होगा कि क्या पकाना है यह तय करना, क्या पकाना है, खाना क्या पकाना है भाई, यही है समस्या का चयन करना। ठीक है, दूसरा चीज है लिटरेचर रिव्यू। दूसरा स्टेप लिटरेचर रिव्यू भी क्यों होता है, मतलब पुरानी रेसिपी बुक्स में देखना, पुरानी रेसिपी या नया रेसिपी कोई आया है तो उसका जो है लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तब जाकर आपकी जो समस्या है ना, क्या पकाना है ये तय होगा। ये पकाना है नहीं, क्या पकाना है ये समस्या है। आपको ढूंढना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल में जाकर देखेंगे, कोई किताब देखेंगे, किसी से जानकारी प्राप्त करेंगे, ये लिटरेचर रिव्यू हो गया। तीसरा हाइपोथेसिस, मतलब क्या होता है, यह अनुमान लगाना कि खाना स्वादिष्ट बनेगा। हम खाना स्वादिष्ट बनेगा, स्वादिष्ट बनाने के लिए बनाते हैं, खराब बनाने के लिए कभी नहीं बनाते। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है कि यानी कि सामग्री और विधि तैयार करना है, मसाले सब्जी सब चीजें। यानी कि रिसर्च डिजाइन में क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्योंकि खाना स्वादिष्ट बनाना है तो इसके लिए आपको सामग्री चाहिए और कुकिंग करने का तरीका क्या होगा, विधि क्या होगा, इसको जो है हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। डेटा कलेक्शन मतलब बाजार से सब्जी लाना प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, बाजार से सब्जी लाना प्राइमरी है। फ्रिज में रखी सब्जी इस्तेमाल करना सेकेंडरी है। क्या क्या 8 घंटा पढ़ते हो भाई, क्या बोला मैं, बाजार से यदि सब्जी लाते हो तो प्राइमरी हुआ, फ्रिज में रखी सब्जी इस्तेमाल करना चाहते हो तो सेकेंडरी हुआ। हम दोनों का यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें बाजार से लाएंगे और कुछ चीजें जो है हम अपने फ्रिज से करेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग मतलब अंत में खाना परोसना है, खाना परोसना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना इजी गोइंग है। आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, केवल रिसर्च एप्टीट्यूड को, इतना ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक एक लाइन में समझा रहा हूँ। शोध क्या है, शोध का अर्थ और दृष्टिकोण। शोध क्या है, री और सर्च में रिसर्च होता है। री का मतलब होता है, याद रखिएगा, दोबारा, पुनः, और सर्च का मतलब है खोजना, यानी कि पुनः खोजना, दोबारा खोजना, या किसी विषय के बारे में व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना या खोजना कहलाता है। क्या क्या चीजें, सिस्टमेटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना या खोजना। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म यह मानना है कि समस्या का समाधान केवल वैज्ञानिक विधियों से ही, केवल वैज्ञानिक विधियों से समस्या का समाधान। क्या है समस्या, खाना, क्या खाना पकाना है, तो भैया वैज्ञानिक तरीके, सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, वैज्ञानिक। सिस्टमेटिक क्या, सिस्टमेटिक क्या, आपको ब्रेकफास्ट बनाना है कि लंच बनाना है कि डिनर बनाना है, क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। कोई पार्टी के लिए बना रहे हैं या परिवार के लोगों के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, तो जो भी समस्या होगा उस समस्या का निराकरण यदि करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2-3 चीजें की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीजें, एक जो है सिस्टमेटिक होना चाहिए, दूसरा जो है साइंटिफिक तरीका से होना चाहिए।
प्रत्यक्षवाद मानता है कि समस्या का समाधान केवल वैज्ञानिक विधियों से और मात्रात्मक आधार पर किया जाता है। हमेशा ध्यान देना, प्रत्यक्षवाद जो है वैज्ञानिक और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव में आता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि हर जगह वैज्ञानिक विधि लागू नहीं हो सकती, तो यह अंडरस्टैंडिंग, समझ, अवबोध पर निर्भर करता है, कॉमन सेंस पर निर्भर करता है और गुणात्मक आधार पर जोर देता है। आपको दो चीजें याद करना है, प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिक विधि होगा और मात्रात्मक होगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समझ, अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, गुणात्मक आधार पर जोर देता है। निगमनात्मक क्या होता है? ठीक है, डिडक्टिव, यह टॉप टू डाउन अप्रोच है। टॉप टू डाउन यानी कि जनरल से पार्टिकुलर होता है। पहले सिद्धांत बनाएंगे, फिर उसको जो है पर्टिकुलर मतलब एक एक करके ढूंढते चले जाएंगे। इसमें पहले से मौजूद सिद्धांत को वेरीफाई या प्रूफ किया जाता है। याद रखिएगा, जो भी सिद्धांत होगा उसको जो है वेरीफाई करने के लिए डाटा कलेक्शन करेंगे और फिर उसका जो है प्रूफ प्राप्त करेंगे। आगमनात्मक क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? ये बटन टू अप अप्रोच है। पर्टिकुलर टू जनरल होता है, इसमें अवलोकन आता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से शुरू करके नया सिद्धांत बनाया जाता है, थ्योरी बनाया जाता है। बस एक एक लाइन का है, इसमें ज्यादा क्या परेशानी है मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, शोध के प्रकार कितना होता है? पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च करते हैं, उसी को मौलिक भी बोलते हैं, उसको बुनियादी भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि करना है, एक्सपेंड नॉलेज है और नए सिद्धांतों का निर्माण करना है, क्रिएट प्रिंसिपल करना है। आपको दो चीजें याद रख लीजिएगा। व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च क्या है? इसका उपयोग किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करेंगे। याद रखिएगा, किसी विशिष्ट समस्या का समाधान, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम करने के लिए किया जाता है। यह फंडामेंटल रिसर्च के सिद्धांतों पर आधारित होती है। फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर ही अप्लाइड रिसर्च होगा। क्या करेंगे? इसे जो है किसी विशिष्ट समस्या का समाधान निकालेंगे। ठीक है, क्रियात्मक शोध क्या है? किसी समस्या का तुरंत, ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली समाधान करना। इसका चक्र, साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है प्लान, फिर एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये चार तरीके से होता है। पहला प्लानिंग करेंगे, फिर उसकी क्रिया करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट होगा। क्या है क्रियात्मक शोध? किसी समस्या का तुरंत ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली समाधान करना। ठीक है, इसका चक्र याद कर लीजिएगा। प्रायोगिक शोध क्या है? एक्सपेरिमेंटलिज्म। इसमें कारण और प्रभाव को ढूंढा जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप किया जाता है। इसमें स्वतंत्र चर में हेर फेर और बाह्य चरों पर नियंत्रण किया जाता है। बस इतना ही याद करना है यार। इसमें क्या होता है? प्रायोगिक शोध में कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, इसमें स्वतंत्र चर में हेर फेर करेंगे, ठीक है, और बाह्य चरों को नियंत्रित करते हैं। बस इसका नोट्स चाहिए आपको? नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, फिर इसके बाद में कार्योत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? यह उन घटनाओं पर होती है जो भूतकाल में घटित हो चुकी है। एक्स का मतलब होता है पुराने समय में घटित हो चुकी है। इसमें चरों में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। प्रायोगिक शोध में चरों में हेरफेर कर सकते हैं क्योंकि वो भविष्य में घटना घटने वाली है। यहाँ पर पहले से घटना घटित हो चुकी है, केवल उनका चयन होता है। बस हम केवल चयन करते हैं, हेर फेर नहीं करते। ठीक है, सिलेक्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये एक एक लाइन का सवाल है, इसको आप ऐसे ही पढ़ के जो है कर सकते हो। दीर्घकालिक बनाम अनुप्रस्थ, ठीक है, यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल, ये दोनों में से प्रश्न पूछ सकते हैं। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली स्टडी, ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर चलता है। इसमें समय अलग अलग होता है लेकिन टॉपिक सैंपल एक ही होता है। बस इतना ही समझ में आपको। ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर होता है, इसमें समय अलग अलग होता है और इसमें टॉपिक और सैंपल जो है एक ही होता है। क्रॉस सेक्शनल कम समय, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, एक ही समय पर अलग अलग सैंपल का अध्ययन किया जाता है।
अलग अलग एक ही टाइम में अलग अलग सैंपल लेंगे, और यहाँ पर जो है एक ही टॉपिक सैंपल एक ही होता है, ठीक है, टॉपिक और सैंपल एक ही। यानी कि आप ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं, सबका ग्लूकोज टेस्ट करिए, सबका ग्लूकोज टेस्ट करिए, बस हो गया काम जो है। और इसमें क्या होता है कि आप जो है ग्लूकोज टेस्ट भी करिए, हीमोग्लोबिन भी करिए, बीपी भी करिए, अलग अलग प्रकार की करिए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा सैंपल का अध्ययन करना, ये क्रॉस सेक्शनल होता है। प्रतिचयन सैंपलिंग क्या है? प्रतिचयन के दो मुख्य प्रकार हैं, प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें जनसंख्या के सभी सदस्यों को चुने जाने का समान अवसर होता है, ठीक है, इक्वल चांस मिलता है। यह मात्रात्मक होता है, याद रखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो मात्रात्मक प्रकृति का होता है, और इसमें क्या होता है? समान अवसर मिलता है। जनसंख्या के सभी सदस्यों को चुने जाने का समान इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है, बस। और ये मात्रात्मक होता है। सिंपल रैंडम लॉटरी विधि है, सबको समान मौका मिलता है। स्ट्रेटिफाइड है, स्तरीकृत है। ये हेट्रोजीनियस यानी कि विषम जनसंख्या को होमोजीनियस सम समूहों में बांट कर चयन करना होता है, याद रखिएगा। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम, और होमोजीनियस समूह में बांट कर चयन करना होता है, ये स्तरीकृत होता है। क्लस्टर होता है, इसमें जनसंख्या को समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक, पहला चयन रैंडम होता है, फिर एक निश्चित अंतराल पर चयन होता है, सिस्टमेटिक, ठीक है। जैसे सम संख्या या विषम संख्या सिस्टमेटिक है। स्ट्रेटिफाइड है 100 आपकी कुल जनसंख्या है, उसमें आपको 50 चाहिए, 100 में 50 डिवाइड कर दीजिएगा, हर 2 के अंतराल में होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गैर संभाव्यता प्रतिचयन, जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। यह शोधकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है, और ये गुणात्मक होता है, याद रखिएगा। गुणात्मक प्रकृति का होगा तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। इसमें से 2 चीजें आप लोग जो है याद करिएगा, कोटा और स्नोबॉल, ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। कोटा सैंपलिंग गैर संभाव्यता सैंपलिंग है, ये स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। कोटा ये स्ट्रेटिफाइड जैसा है, लेकिन इसमें रैंडम चयन नहीं होता है, बस रैंडम चयन नहीं होता, उसको आप आरक्षित करते हैं जानबूझकर, SC ST OBC, ठीक है, ये कोटा है। आप स्नोबॉल इसे नेटवर्क या चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल को नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं, चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिकमेंड करता है, जैसे मैं आपको कहा, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बोल दिया, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बोल दिया, तीसरा चौथा बोल दिया, ये स्नोबॉल यानी कि नेटवर्क चलता है या चेन सिस्टम चलता है। जजमेंट या पर्पोसिव यानी कि उद्देश्यपूर्ण, शोधकर्ता अपने निर्णय या उद्देश्य के अनुसार सैंपल करता है। जजमेंट मतलब निर्णय के आधार पर, पर्पोसिव मतलब उद्देश्य के अनुसार है। कन्वीनियंस, जो आसानी से उपलब्ध हो, इजी टू एक्सेस, ठीक है। इतना ही तो आपको पढ़ना है, इसके अलावा क्या है? परिकल्पना और त्रुटियां क्या है, हाइपोथेसिस और एरर में क्या अंतर है, ठीक है। सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, शोध शुरू करने के लिए बनाया गया टेंटेटिव स्टेटमेंट या प्रेडिक्शन होता है। जो भी प्रेडिक्शन करते हैं या टेंटेटिव जो स्टेटमेंट करते हैं वो है, यानी कि अंतर है, 2 समूहों में अंतर है और 2 समूहों में अंतर नहीं है, नल हाइपोथेसिस। यानी कि एक पुराना दवाई है और एक नया दवाई है, अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क है। अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है, यानी कि पुराने दवाई से नए दवाई बेहतर है, अंतर है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस करो, कोई अंतर नहीं है यार, पुराना खाओ या नया खाओ एक ही मतलब है, यानी कि शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस।
ठीक है। यह H1 का विपरीत होता है, वो मानती है कि चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर दो चर है, नया दवाई पुरानी दवाई, दो चर हुआ, दोनों चरों के बीच में संबंध नहीं है। ठीक है, तो शोध में हमेशा नल हाइपोथेसिस का ही परीक्षण किया जाता है। हमेशा ध्यान देना कि ये दोनों में अंतर है या दोनों में अंतर नहीं है, इसी का ही जो है टेस्ट किया जाता है। हमेशा ध्यान देना, नल हाइपोथेसिस को देखा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप 1 त्रुटि यानी कि टाइप 1 एरर या अल्फा एरर भी एक ही को बोलते हैं। जब नल हाइपोथेसिस सत्य हो, नल हाइपोथेसिस मतलब अंतर नहीं है, ये सत्य है और इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एरर तो आ जाएगा ना। ठीक है, अंतर नहीं है बोल रहा है, पुराने दवाई और नए दवाई में कोई अंतर नहीं है। आप नए दवाई लोगे तो भी काम चलेगा, पुराने दवाई लोगे तो भी काम चलेगा, ये सत्य है। उसके बावजूद भी उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, तो ये पहली प्रकार की त्रुटि कहलाता है। इसको अल्फा एरर भी कहते हैं, अल्फा एरर कहते हैं। टाइप 2 त्रुटि, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो, फाल्स हो, यानी कि पुरानी दवाई की तुलना में नई दवाई ज्यादा असर करता है। ठीक है, ज्यादा असर करता है, ज्यादा असर करता है, आपने इसको जो है गलत मान लिया। बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही है यार। ठीक है, गलत है, उसके बावजूद भी आपने उसे स्वीकार कर लिया, गलत है। ठीक है, उसके बावजूद भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। बताओ, यानी कि गलत था, नल हाइपोथेसिस गलत था, दोनों में अंतर था, अंतर है, और आपने दवाई नहीं लिया तो एरर आ जाएगा ना आपका, जो है अंतर था। ठीक है, उसको आपने क्या समझ लिया, नल हाइपोथेसिस को गलत समझ लिया, गलत मान लिया। ठीक है, सत्य था और उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, ये गलत था, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी को अल्फा 1, ठीक है, अल्फा एरर और बीटा एरर के नाम से जानते हैं। एक है सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि जो आपने सिग्निफिकेट किया है, जो आपने देखा है, पी वैल्यू बोलते हैं इसको, जितनी कम होगी, पी वैल्यू जितनी कम होगी, 0.01 या 0.05, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांस उतने ही अधिक होंगे। सबसे छोटी वैल्यू को चुनना चाहिए। ठीक है, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की चांस उतने ही। अब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट ही करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? अरे भैया, जब अंतर ही नहीं है, अंतर नहीं है बोल रहे हो, तो आप जो हमेशा उसको रिजेक्ट करेंगे ना भाई। नल हाइपोथेसिस मिला कि अंतर नहीं है, तो मतलब आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। पुराने दवाई को आप नहीं लेंगे, पुराने दवाई और नए दवाई दोनों में अंतर नहीं है, इसको हमेशा रिजेक्ट करना है। नल हाइपोथेसिस आ गया तो मतलब क्या हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसको हमेशा रिजेक्ट करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है समझना है। पांचवा, शोध नैतिकता और साहित्य चोरी। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछ सकता है, क्या बोल रहा है कि शोध नैतिकता के लिए प्रासंगिक चरण, रिलीवेंट स्टेप, क्या क्या रिलीवेंट स्टेप है देखिएगा शोध नैतिकता के लिए। डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग में नैतिकता का पालन सबसे जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शोध नैतिकता का स्टेप्स क्या है, किसमें किसमें शोध नैतिकता को देखा जाता है। पहला, डेटा कलेक्शन के समय, डेटा एनालिसिस के समय और रिपोर्ट राइटिंग के समय नैतिकता का पालन करना पड़ता है। ये तीन चीजों को याद कर लीजिए। साहित्यिक चोरी के स्तर, लेवल ऑफ प्लेजरिज्म, यदि 0 से लेकर 10% तक प्लेजरिज्म है, साहित्यिक चोरी है, कोई दंड नहीं है। लेवल 1 10 से 40% है, तो 6 महीने बाद थीसिस दोबारा जमा करनी होगी, 6 महीने बाद। ठीक है, यदि लेवल 2 है, 40 से 60% है, छात्र को 1 साल का पीएचडी करने में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और गाइड की 1 साल की वेतन वृद्धि रोकी जाती है। ठीक है, लेवल 3 एबव 60%, छात्र का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, गाइड को 2 साल तक सुपरविजन से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर क्या है, ये टर्निटी,
यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है टर्निटिव उर्कुल पहले चलता था, ठीक है। ओरिजिनल जो है ये ऑथेंटिकेट साइटिक चोरी जांचने का ये उपयोग होता है। 1, 2 और 3 तीनों को याद कर लीजिएगा, काम खत्म हो गया। मापन के पैमाना क्या है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये 4 प्रकार का होता है। नॉमिनल मतलब अकस्मात, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। जेंडर, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये इसका नामित का मतलब होता है केवल वर्गीकरण करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल क्लासिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। ये क्रमिक, ऑर्डिनल में वर्गीकरण तो होगा, साथ में क्रम और रैंकिंग भी होगा। वर्गीकरण के अलावा क्रम और रैंकिंग भी होगा, जैसे संतोष का स्तर या रैंक देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, धनवान व्यक्तियों की सूची, मेरिट लिस्ट, ठीक है। वर्गीकरण भी होता है, क्रम और रैंकिंग भी होता है, ठीक है। अंतराल में तीनों चीजें होगा, वर्गीकरण होगा, क्रम होगा, समान अंतर होगा, इक्वल इंटरवल। 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, ये जो है अंतराल है। लेकिन इसे परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, जैसे तापमान 0 डिग्री नहीं होता, जीरो हमारा जो है नहीं होता, इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ठीक है। अनुपात, रेशियो 1:3, पानी मिश्रण को आप अनुपात में नापेंगे, ठीक है। जीत और हार को हम अनुपात में करते हैं, इसमें परम शून्य होता है और सभी गणितीय गणनाएं संभव है, जैसे वजन, ऊंचाई और आय अनुपात में नापा जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको जो है। 7वां, सांख्यिकी परीक्षण, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैसे होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पैरामेट्रिक टेस्ट ये मात्रात्मक डेटा, सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन्स, मध्य पर आधारित होता है। हमेशा ध्यान देना, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, मात्रात्मक डेटा लेंगे, सामान्य वितरण करेंगे, मीन्स यानी कि माध्य पर आधारित होता है, जैसे जेड टेस्ट और टी टेस्ट और एफ टेस्ट, जिसको एनेवा टेस्ट भी कहते हैं, 2 से अधिक समूहों की तुलना, ठीक है। ये 30 से ज्यादा होगा तो जेड टेस्ट, 30 से कम, सैंपल साइज की बात कर रहा है, सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट, सैंपल साइज 30 से कम है तो टी टेस्ट। एफ टेस्ट या एनेवा टेस्ट जो है 2 से अधिक समूहों की तुलना करने के लिए, 2 अलग अलग समूह है, क्लास ए, क्लास बी, साइंस क्लास, आर्ट क्लास, दोनों की आप तुलना कर रहे हैं तो आपका एनेवा टेस्ट या एफ टेस्ट कहलाता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, गुणात्मक डेटा होता है, ये मात्रात्मक डेटा होता है, वितरण मुक्त होता है, मीडियन मध्यिका पर आधारित होता है, मध्यिका पर, ये मीन पर होता है, ये मध्यिका पर होता है। काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फीट, और यहाँ पर जो है मान, विथनेस, यू टेस्ट और एस टेस्ट, ये आपको याद रखना है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, गुडनेस ऑफ फीट होता है, इसमें देखा जाता है, ये मानविटनी यू टेस्ट होता है और एस टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्केवनेस, विषमता, यहाँ पर विषमता नापना है, ठीक है, विषमता को देखना है। पॉजिटिव स्केवनेस, राइट टेल, मीन ग्रेटर देन मीडियम, मीडियम ग्रेटर देन मोड। मीन जो है बड़ा होता है मीडियम से और मीडियम बड़ा होता है मोड से, ठीक है। नेगेटिव स्नेकनेस जो है उल्टा होता है, लेफ्ट टेल होता है। यहाँ पर मीन जो है उल्टा हो जाएगा, मीडियम जो है उल्टा हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इसी को आपको याद करना है। नए चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये इतना ही टॉपिक को आप रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ लीजिए, आपका 10 में से 10 क्वेश्चन पूरा पकड़ेगा। 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 8 घंटा मत पढ़िए, ठीक है। 8 घंटा पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ये आपका 10 से 12 स्लाइड है, इसको आप पढ़कर एग्जामिनेशन में जाइए,
8 घंटा का महामैराथन करने की जरूरत नहीं है। क्यों समय बर्बाद करना, ठीक है। जब शॉर्ट एंड स्वीट में हमारा काम चल सकता है, इतना भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स लिखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।